गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 9 के अंतर्गत फ्रांसीसी क्रांति के अंतर्गत संवैधानिक राजतंत्र की स्टडी करेंगे। हमने आपको इससे पहले फ्रांसीसी क्रांति के कारणों में बौद्धिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक कारणों पर प्रकाश डाला। यहाँ पर एक बार पुनः थोड़ा सा राजनीतिक कारणों पर चर्चा करूँगा। राजनीतिक कारणों में आपने देखा होगा, जब स्टेट्स जनरल की बैठक होती है तो तत्कालीन शासक लुई 16वां जो रहता है वो तीनों वर्गों को एक 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 वोट डालने पर दृढ़ प्रतिज्ञ रहता है, जबकि थर्ड स्टेट्स जो रहता है, जिसे हम सामान्य वर्ग के नाम से भी जानते हैं, वह अपने 600 प्रतिनिधियों को एक एक वोट डालने के लिए प्रतिबद्ध रहता है, जिसे वो लोकतांत्रिक व्यवस्था के नाम से जानता है। जब उसकी बातों को नहीं माना जाता है तो सामने ही नेशनल असेंबली या सामने ही स्टेट जनरल के एक टेनिस कोर्ट का मैदान रहता है, जिसमें प्रतिनिधि बैठ जाते हैं और अपने को फ्रांसीसी पार्लियामेंट मान लेते हैं और कहते हैं मैं ही फ्रांसीसी जनता का वास्तविक प्रतिनिधित्व करता हूं। और उसी में दो नाम हाईलाइट होते हैं, एक मिराबो का और दूसरा ओवियो का। यही दोनों क्या हैं, ये बात घोषित करते हैं कि जब तक राजा की शक्तियों के कम करने वाला संविधान पारित नहीं होगा तब तक हम शांत बैठने वाले नहीं हैं। और उसी परिप्रेक्ष्य में 14 जुलाई 1789 को क्रांति शुरू होती है और राजा को अंततः गत्वा मजबूर होना पड़ता है और एक नई व्यवस्था जन्म लेती है, जिसे संवैधानिक राजतंत्र के नाम से जाना जाता है, जो आपके टेक्स्ट बुक में 2.1 के रूप में लिखित है, वर्णित है। आपके टेक्स्ट बुक में देखिए एक चित्र ऐसा बना हुआ है, रेखा चित्र के माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया है। इतने प्रयास होने के बावजूद भी जो संवैधानिक राजतंत्र बनता है, तत्कालीन फ्रांस में क्या है, 2.8 करोड़ पॉपुलेशन रहती है, लेकिन केवल पुरुषों को ही वोट देने का अधिकार रहता है। और पुरुषों में भी उन पुरुषों को वोट देने का अधिकार रहता है जो अपनी 3 दिन की आमदनी से ज़्यादा का टैक्स दे सकते थे। जब इस आधार पर फ्रांसीसी समाज में एक विभाजन किया जाता है तो ओनली क्या है, 40 लाख आबादी ऐसी पुरुषों के रूप में होती है जो मत देने का अधिकार प्राप्त करती है, जबकि 2.4 करोड़ यानी जो रहती है आबादी, जिसमें महिला, बच्चे और 3 दिन से कम मजदूरी वाले जो व्यक्ति हैं, उनको मताधिकार से वंचित रखा जाता है। ये हम कह सकते हैं कि उतना प्रयास करने के बावजूद भी क्या है, सबको मताधिकार का अधिकार नहीं मिलता है। इसको समझने की कोशिश करिए। यहाँ से देखिए क्या है, ये 2.8 करोड़ में से 40 लाख लोगों को सक्रिय नागरिक के रूप में रखा गया है, जबकि इतने 40 लाख को माइनस कर दें तो 2.4 करोड़ आबादी को निष्क्रिय नागरिक की श्रेणी दी गई है। ये 40 लाख जो हैं, ये क्या है, 50,000 पुरुषों के निर्वाचक मंडल का अपने मताधिकार से क्या है, सिलेक्शन करते हैं। और जब ये निर्वाचक मंडल तैयार हो जाता है तो ये वोटिंग के माध्यम से क्या है, एक नेशनल असेंबली का गठन करता है, जिसमें क्या है, सदस्यों की संख्या 745 रहती है। अब यही नेशनल असेंबली जो है फ्रांस का वास्तविक रूप से प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था रहती है और इसी में से क्या है, मंत्रियों का भी निर्माण होता है, यानी इसके सदस्य मंत्री बनते हैं और ये मंत्री क्या है, राजा को सलाह देते हैं और राजा को संविधान के अकॉर्डिंग काम करने का आश्वासन या निर्देश देते हैं। आप यहाँ पर देखिए लिखा, ये एरो जो बना है, ये कहीं न कहीं सम्राट को इस नेशनल असेंबली से क्या है, गवर्न करने की कोशिश करता है। और ये निषेध का भी एक एरो लगा हुआ है, ये शासक को या सम्राट को नियंत्रित करता है। यहाँ प्यारे बच्चों एक चीज़ और देखने की कोशिश करिए कि जो
उस समय की न्यायपालिका रहती है वो क्या है, न्यायाधीश जो होते थे वो भी क्या है 40 लाख के सदस्यों के वोटिंग से ही क्या है निर्मित होते थे। जबकि आज हम देखने की कोशिश करते हैं तो न्यायपालिका क्या होती है, पढ़ लिख करके एग्ज़ाम के माध्यम से सेलेक्ट होते हैं, जबकि उस समय निर्वाचित होते हैं। ये चार्ट जो है ये बताने की कोशिश करता है कि जो मॉन्टेस्क्यू उस समय इंटेलेक्चुअल वर्ग में एक कारण हमने आपको बताया था, सेपरेशन ऑफ थ्योरी या सेपरेशन ऑफ पावर का जो सिद्धांत देता है उसमें क्या रहती है, ये विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों को सेपरेट करने का सिद्धांत रहता है। और उस समय लुई 16वां इस सिद्धांत को फॉलो नहीं करता है, लेकिन जब संवैधानिक राजतंत्र स्थापित होता है तो इन चीज़ों को क्या है, न्यायपालिका तो टोटली सेपरेट रहती है, बट कार्यपालिका और विधायिका में क्या है रिलेशन रहता है, जैसे आज क्या है पार्लियामेंट्री सिस्टम में दिखाई देता है। लेकिन प्यारे बच्चों, यहीं पर फ्रांस रुकता नहीं है। ये जो लुई 16वां रहता है, आगे क्या है देखेंगे आप, प्रसा और ऑस्ट्रिया से गुप्त वार्ता करता रहता है और गुप्त वार्ता करके क्या है सैनिक कार्यवाही करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका पता चल जाता है और फिर क्या होता है, फ्रांस में एक सिविल वार होता है, गृह युद्ध होता है या जिसको जन युद्ध का नाम दिया जाता है, जिसमें लोकतंत्र बचाने के लिए वहाँ के प्रत्येक नागरिक एफर्ट्स करते हैं। और इसका परिणाम यह होता है कि लुई 16वां को अंततोगत्वा जेल में डाल दिया जाता है और उस पर मुकदमा चलता है। मुकदमा चलने के फलस्वरूप उसको गिलोटिन पर लटका दिया जाता है और इस प्रकार से वहाँ राजतंत्र समाप्त होता है और एक गणतंत्र की व्यवस्था आती है। आज प्यारे बच्चों इतना। आपका कोई प्रश्न है तो ग्रुप में डालिएगा। धन्यवाद।